Yes. Good morning, students. Welcome to the your online platform of your study, class 10. Your next topic is we have done our chapter chemical reaction up to redox reaction. So our next topic is corrosion. I think this one is not working. The one corrosion. And next one is density. These are last two topics of your chapter, corrosion and density. One by one इसके बारे में बात करेंगे. तो फर्स्ट वन मैं चूज करता हूँ corrosion को. Main headings and then their explanation. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कोई भी चीज पढ़ते हैं सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, ये चीज है क्या. तो कोरोजन सबसे पहली बात है कि है क्या. कोरोजन क्या है. Eating up of metal by environmental gases and water. मतलब क्या है कि हमारे मेटल का खाया जाना मतलब डीके होना. एक तरह से मैं कह सकता हूं बायोलॉजिकल टर्म में डीके होना. तो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एनवायरमेंटल गैसेस एंड वाटर वेपर्स कॉल्ड कोरोजन. तो जिनके मन में सबसे पहला यह था कि कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना, तो वो निकाल दें. बिकॉज जंग जो होती है, जंग होती है रस्ट. रस्ट का फॉर्मूला होता है Fe2O3. तो हर चीज को कभी जंग नहीं लगती, जंग हमेशा लोहे को लगती है. तो इसका फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.X. तो इस चीज को निकाल देना कि कॉपर को जंग लग गई है. जंग तो जंग नहीं है, जंग तो रस्ट होती है बेटा. तो कोरोजन सबसे पहले कोरोजन की बात की. अब आप कोरोजन देखते कहाँ हो. अगर मैं बात करूं ये रस्ट वाली बात मैंने सबसे पहले कर ली. आयरन में कौन से कलर का होता है, डार्क ब्राउन. डार्क ब्राउन कलर का होता है. सेकेंडली अगर आप कॉपर की बात करो तो कॉपर में कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, कौन से कलर का होता है, ब्लैक कलर का. और कॉपर को एक और चीज की लगती है दैट इज कॉपर कार्बोनेट. वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन. बहुत तरह की इसको मैं कह सकता हूँ कोरोजन होता है इसका. इसके बाद अगर मैं और बात करूँ तो हमारा सिल्वर. सिल्वर में हमारी चांदी. चांदी अगर आप लेके आओ और ऐसा तो नहीं होता ना कि 2 डेज के अंदर ही काली पड़ जाती है, होती तो उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग है. नो डाउट कि उसके ऊपर ब्लैक कलर की कोरोजन आता है, लेयर उसके ब्लैक कलर की आ जाती है. लेकिन क्या ब्लैक कलर की जो लेयर है वो ऑक्सीजन की वजह से होती है क्या? कभी भी नहीं होती. क्योंकि लॉन्ग एक्सपोजर में बहुत टाइम पड़ा रहने पे चांदी के ऊपर ब्लैक कलर की आती है. और उसका जो फॉर्मूला है वो होता है Ag2S. सिल्वर सल्फाइड की एक लेयर होती है वो. मेन की 3 एलिमेंट्स थे, मेटल थे, जिनकी मैंने बात आपसे कर रही थी. दैट इज आयरन. आप डार्क ब्राउन कलर की देखते हो, कॉपर ब्लैक कलर की देखते हो, एंड देन ग्रीन कलर का क्या देखते हो, कॉपर कार्बोनेट, और देन Ag ब्लैक कलर. क्लियर? इसमें कोई डाउट, किसी को भी किसी भी तरह का कोई डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो. कोई भी इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए. तो ये आपका कोरोजन की एक इंट्रोडक्शन थी कि कोरोजन है क्या चीज. तो ईटिंग अप ऑफ मेटल बाय एनवायरमेंटल चेंज, इससे क्या होता है, एक लेयर आ जाती है, उस लेयर की हमने बात की. ठीक है. अब बात आती है कि इसका कॉज को पता चल गया आपको कि एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट की गैसेस है,
अब मैं बात करता हूं इसके सॉल्यूशन की। प्रिवेंशन क्या है? प्रिवेंटिव मेजर्स, प्रिवेंटिव मेजर्स। और प्रिवेंटिव मेजर्स की बात स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सभी बच्चे बोलेंगे इस चीज को, क्या? पेंटिंग। फिर क्या बोल दोगे आप? ऑयलिंग, ग्रीसिंग भी इसी के साथ साथ मान लिया। और इसके बाद कुछ हो रहा है ध्यान में। नेक्स्ट इज गैल्वेनाइजेशन। अभी बताऊंगा सभी के सभी है क्या चलिए, गैप छोड़ रहा हूं यहाँ पे। देन एनोडाइजिंग, गैप छोड़ रहा हूं। अब जो मेन प्रिवेंटिव मेजर्स है वो मैं यहाँ क्लियर कर रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करो, आप अपने मेटल को पेंट कर दो। जैसे कि आपने लोहे का गेट बनवाया और आपने उसको पेंट करवा दिया, तो उसके कोरोजन होने के चांसेस बहुत कम हैं। वो लॉन्ग टाइम तक चल जाएगा और उसके बाद कोरोजन आना स्टार्ट होगा जब उसका पेंट हटना स्टार्ट हो जाएगा। फर्स्ट इज पेंटिंग। और आपकी कोरोजन क्या होती है? आपकी कुछ आयरन के मान लो आपकी मशीन्स है, वो काम कर रही हैं, रोलिंग काम कर रही है, ऑलवेज काम कर रही है। अगर उसको आप टाइम टू टाइम ऑयल और ग्रीस देते रहोगे तो उनके पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अगर फ्रिक्शन नहीं लगेगा तो दो मेटल के बीच आपस में टकराएंगे तो कोरोजन नहीं होगा। और लॉन्ग एक्सपोजर पे रखोगे तब भी नहीं होगा, क्योंकि जो ऑयलिंग और ग्रीसिंग होती है ये उसकी क्या करती है? फ्रिक्शन को कम करती है। ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? coating of layer of जिंक। ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में आएगा बेटा। कोई अगर इस चीज को समझे ना कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग ये होती है, जिंक के लिए रेसिन चढ़ाई जाती है, और एनोडाइजिंग इसके लिए होती है। एनोडाइजिंग वर्ड बता रहा है ए। coating of लेयर ऑफ एल्यूमिनियम। एलोइंग क्या होती है? मेन बात आती है एलोइंग क्या होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल या तो मेटल का और मेटल जो उसकी क्वालिटी को बढ़ा देता है। मेटल का या फिर मेटल और नॉन मेटल का मिक्सचर हो तो उसको वो बढ़ा देता है। तो अब इसके अंदर क्या है? ये आपका एक कोरोजन का टॉपिक है जो छोटा सा टॉपिक नहीं है, अच्छा क्वेश्चन बनता है। और उसमें से क्वेश्चन कैसे आता है? आपसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग पूछ सकता है, दोनों बता हुए आप। अगर आपसे अलॉय पूछ सकता है बेटा कि आपको अलॉय दे देगा, लेट्स सपोज दोनों ने आपको अलॉय दे दिया स्टेनलेस स्टील, तो वो पूछ लेगा स्टेनलेस स्टील किस से बना है। तो आपको उसके अंदर जो भी मेटल्स हैं, मैं मेटल अभी रिवील नहीं करूंगा आपको, आयरन मैंगनीज जो भी है फॉर एग्जांपल, तो वो रिवील नहीं करूंगा कि आपका वो होमवर्क है इसी का। तो मैं इसी का यहाँ पे ये रख करके यहाँ पे इसी का होमवर्क लिख रहा हूँ, इसको नोट जरूर करना सभी के सभी बच्चे। इसी के अंदर आपका होमवर्क क्या है? अलॉयज लिखने हैं आपने, जैसे कि स्टेनलेस स्टील, सोल्डर, गन मेटल, अल्निको, और भी बहुत हो सकते हैं आपके, ब्रॉन्ज, आपको ऐसे करके कुछ इसके जो अलॉयज हैं वो याद करने हैं। अब आपका काम क्या है? स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से मेटल हैं, स्टील में कौन कौन से मेटल, सोल्डर में, गन मेटल में, अल्निको में, ब्रॉन्ज में, इन सभी में कौन कौन से मेटल्स पाए जाते हैं, ये आपने लिखने हैं और सभी ने याद भी करने हैं। तो भूलोगे तभी कुछ होगा बेटा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा आपका। ठीक है। और अब मैं बात करता हूँ अलॉइंग। हम नहीं लिखते हो
जब आप अपने व्हील लगाते हो तो व्हील में कहते हैं हमने अलॉय लगाने हैं, अलॉय क्यों लगाते हो? तो अलॉय की जो शाइनिंग होती है वो हमेशा बरकरार रहती है, बेटर रहती है और उस पर करोजन नहीं होती, मतलब उसके ऊपर जंग नहीं लगता है। तो आयरन का मिक्सचर ही, लेकिन उसके ऊपर जंग नहीं लगता, तो इसको ध्यान रखना। ये चीज आपका करोजन टॉपिक खत्म होता है यहाँ पे। और अगर तुम्हें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ सकते हो आप ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। यस, योर नेक्स्ट टॉपिक स्क्रीनशॉट लेके लिख लिया करो बेटा यहाँ पे, डेंसिटी। वही बात सबसे पहले होती क्या है, क्या लिखोगे? ऑक्सीडेशन ऑफ oils, fat. Oxidation of oils or fats that results into bad smell or taste. Oxidation of oils and fats that results into bad smell or taste known as rancid. So your food become rancid by coming in contact with the oxygen or your water vapors or your any other gases. Like आप लेज लेके आए, आपने उसको ओपन छोड़ दिया, तो क्या हो जाता है? उसमें नमी आ जाती है। क्या आ जाती है? नमी। सिलाबा कह सकता हूँ, सैलाब, सैलाब सकता है, गीला हो सकता है। क्यों? क्योंकि वाटर वेपर्स कांटेक्ट में थे बाहर उसके, और वो उसके अंदर एंटर कर गए, तो वो क्या हो गया? नमी पकड़ गया, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा, सॉफ्ट। और अगर थोड़ा सा लॉन्ग टाइम पर वो कर लगे, लॉन्ग टाइम बैड स्मेल प्लस टेस्ट, क्योंकि वो किसका बना हुआ था? ऑयल का या फैट्स का, और उसमें क्या हो गया? लॉन्ग टाइम तक पड़ा रहा, तो बैड स्मेल और टेस्ट हो गई। सिमिलर आपके फूड के साथ होता है। आपने खाना बनाया घर पे, अगर आप सब्जी बनाई है, मान लो सुबह बनाई है, और अगर आप कई बार तो गर्मियों में ऐसा होता है कि अगर आप उसको रात को भी यूज कर रहे हो तो उसमें स्मेल आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने सुबह बनाई, आपने उसको रख दिया, उसको गर्मी 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 लगती रही, तो आपके क्या हुआ? आपका जो फूड था, चाहे वो ढका हुआ पड़ा था, लेकिन उसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीडेशन हो गया। किसने कर दिया? गर्मी की वजह से भी। इससे गर्मी की वजह से भी हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है, गर्म गर्म सब्जी बनाई, ढक के रख दी, उसकी गरम 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 होके वापस ठंडी, गरम होके वापस ठंडी, गरम होके वापस ठंडी, क्योंकि वो क्या स्टीम जा रही है, मतलब उसकी जो भाप जा रही है, फिर नीचे आ रही है, भाप जा रही है, नीचे आ रही है, इसकी वजह से उसको एक्सपोजर भी नहीं मिल पाता, तो वो खराब हो जाती है। तो आप समझ चुके होंगे रेसिपी टॉपिक क्या है, रेसिपी कब होता है हमारा फूड, इस चीज के बारे में क्लियर हो कि हमारा खाना खराब हो जाता है। सिंपल सी बात करें तो बात आती है प्रिवेंशन, वही चीज सेम चीज है, बहुत छोटा टॉपिक है प्रिवेंशन के ऊपर। देखो प्रिवेंशन, सबसे पहले आप फूड को ऐसे ना होने के लिए क्या क्या चीज कर सकते हो? सबसे पहला एयर टाइट कंटेनर्स घर में ले सकते हो आप अपने चीजों को। आप काजू बादाम लेके आए, एयर टाइट कंटेनर में नहीं रखा, क्या हो जाएगा? खराब हो जाता है, सैलाब जाता है। सेकंड, रेफ्रिजरेटर का यूज। रेफ्रिजरेशन का मतलब है कि आप उसको रेफ्रिजरेटर में रखो, लो टेम्परेचर प्रोवाइड करो। लो टेम्परेचर में क्या हो जाता है? एक्टिविटी लो हो जाती है, लो टेम्परेचर में नहीं खराब होती चीजें, ठीक है। और क्या कर सकते हो? एयर टाइट कंटेनर आपकी बिल्कुल बात सही है। और फूड आपका सारा का सारा रेफ्रिजरेटर में रख दिया, लो टेम्परेचर प्रोवाइड कर दिया। और कुछ ऐसी चीज
ये टॉपिक आपने पढ़ना है एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होते हैं, उसको ऑक्सीजन के कांटेक्ट में नहीं आने देते और रहते भी अंदर है और ऑक्सीजन के कांटेक्ट से काटते हैं। लाइक नाइट्रोजन N2 कहाँ फील होती है आपकी, आप चिप्स के पैकेट खोलते हो ना, उनके अंदर फील होती है। क्यों? क्योंकि ये है क्या, एंटीऑक्सीडेंट है, तो ये क्या करती है, चिप्स को ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से रोकती है। ऐसे ही आपके हैं BHT और BH, इन दोनों की फुल फॉर्म लिखो बेटा, फुल फॉर्म लिख के रखो, ठीक है। इसके बाद ये हमारी 3 थी। और कुछ बताइए, अगर आप में से किसी में से भी कोई भी डाउट इसको ले सकता है। तो देखो खाना था, अब क्या कर सकते हो आप उसको, खाना मान लो आपने सुबह बनाया, वही बात आपकी मम्मी ने क्या कहा दोपहर को कि बेटा इसको ना उबाल के अब रख दे। तो सुबह बनाया था ना, तो 3-4 बजे के करीब इसको उबाल दिया तो ये रात को काम आ जाएगा, क्योंकि उबाल दिया, उबालने से क्या होता है, उबालने से उसकी जितनी भी उसके अंदर जो गैसें इकट्ठी भी होती हैं सारी निकल जाती हैं और इससे वो क्या हो जाता है और फ्रेश हो जाता है उबालने से। तो इसलिए आप खुद देखते हो कि आप जब दूध लेके आते हो उस दूध को क्या किया जाता है, पैस्चराइज किया जाता है। पैस्चराइज का मतलब है लो टेम्परेचर के ऊपर काफी देर तक उबालना। पहले इसको हाई टेम्परेचर पे उबाल लिया, फिर उसको थोड़ा सा सिम कर दिया, उसको उबलने दिया। जितना उबलेगा उतना दूध के फटने के चांसेस कम हो जाएंगे। क्लियर हो गया? क्लियर है? मतलब लो टेम्परेचर की ऑब्वियसली हमने प्रोवाइड करना है। और आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, बॉइलिंग कर लिया, एयर कंटेनर हो गए, रेफ्रिजरेशन हो गई, एंटीऑक्सीडेंट्स हो गए, और ऐसी कोई चीज जिससे आप अपने खाने को बचा पाओ। अगर किसी को भी और डाउट्स, आपके दिमाग में कोई भी और आइडिया आता है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए। मेन बात है आप कमेंट कर सकते हो, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, अगर किसी को कोई आइडिया आ रहा है लेकिन वैल्यूएबल होना चाहिए, अदरवाइज आई विल ब्लॉक यू। ठीक है, एक तो ये चीज, और दूसरा अगर आपको कोई भी जो क्लासेस के बच्चे देख रहे हैं वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि ये चीज क्लियर हो जाए आपको बिल्कुल। ओके, नाउ रेंसिडिटी जो टॉपिक है अभी आपके लिए है 5.6 जो भी है, ठीक है। तो रेंसिडिटी टॉपिक मैंने खत्म किया है, यहाँ पे आपका चैप्टर इसी के साथ खत्म है। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी वो ओनली ऑन इस चैप्टर के सीबीएसई में आने वाले क्वेश्चंस के लिए थोड़ी सी, क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर क्या है, हर चैप्टर के बाद आपको उसकी क्वेश्चन डिस्कशन वीडियो मिलेगी, जिसमें मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा जो पेपर में आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो टाइप से आने के चांसेस होते हैं, तो टाइप्स डिस्कस करूंगा, वो क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे। एक वीडियो आएगी इसके बाद इस चैप्टर की, और इसके बाद आपको असाइनमेंट्स मिलेंगे 2 डेज की, तो एक वीडियो आपकी इसके बाद आएगी और उसके बाद असाइनमेंट्स 2 डेज का गैप आएगा। फिर हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है। थैंक यू, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ।